जय हिंद फ्रेंड। सो अभी एक लंबी क्लास लिए हैं, 1 घंटे की मस्त क्लास लिए और माइक नहीं लगाए। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। पूरी मेहनत 1 घंटे की ख़त्म। ठीक ना है, मतलब वीडियो पड़ा है बट उसमें वॉइस फ़ैन की ज़्यादा आ रही है। ठीक है, हमारी थोड़ी कम और फ़ैन की ज़्यादा आ रही है। कोई दिक्कत उसमें नहीं थी, हाँ, बट हम चाहते थे कि भाई ठीक है चलिए अपना 1 घंटे चले गए, कोई दिक्कत ना है, फिर से थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। अगर बेटर हो जाता है तो फिर थोड़ा सही रहेगा ना, तो इस वजह से इसको हम अभी फिर से बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें, तो ये देखिए रेगुलर बैच है, यूपी जीके रेगुलर बैच। और यूपी जीके रेगुलर बैच का क्या मतलब होता है? यूपी जीके रेगुलर बैच का मतलब है उत्तर प्रदेश का हम जीके पढ़ रहे हैं, और जीके रेगुलर बैच यानी कि डेली पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो हम डेली एक क्लास आप लोगों को यूपी जीके की देंगे, वो किसी भी कीमत पे। डजन मैटर कि हम कहाँ रहते हैं, कब रहते हैं, कैसे रहते हैं, बट आपको एक जीके की क्लास डेली शाम 7:30 बजे किसी भी कीमत पे मिल जाएगी। ठीक है, कैसे भी हम अपलोड करें उससे कोई मतलब ना, हम अपलोड कर देंगे डेली एक क्लास। हाँ, लाइव चलाने में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, तो प्रीमियर वीडियो अभी चल रहा है। जैसे ही समय मिलता है, मतलब थोड़ी सी है, कुछ प्रॉब्लम होती है। वैसे भी 2025 थोड़ा सा परेशानियों का दौर है, लेकिन कोई बात ना, चेक कर रहे हैं ऊपर वाले, तो उनकी भी भाई अपनी मर्जी है, पूरी ताकत से चेक करें। और हमें हराने निकली है ज़िंदगी, तो थोड़ा कमर कस लेना। अंगारों से खेलकर बड़े हुए हैं, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेंगे, तो देखा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, और पूरी ताकत से एक एक क्लास को कंप्लीट करते चलेंगे, और कुछ ही समय में 10-12 की क्लास पर भी हम लोग आने वाले हैं। प्रयास हमारा जो है वो बताया नहीं जाता, तो आगे देखेंगे। जो जो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी बस आप लोग देखते चलिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा है, यही काफ़ी है। बाकी तो बहुतों ने साथ छोड़ा, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बस आप लोग रहिए, बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और इसमें सबसे पहले जीके के बारे में जो जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम, बहुत थोड़ा सा समय आपका लेंगे हम, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है आ, अब बड़े बच्चे हैं, तो आपका इतना नुकसान थोड़ी करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें हमको क्या देखना है, सबसे पहला हम इसमें देख लेते हैं कुछ रिवाइज के पर्पज से थोड़ी थोड़ी बातें हम आपसे पूछते हैं, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती थी, कौन कौन से जिले, कितने जिले लगते थे, तो एमपी। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश था, जिसके साथ 11 जिले की सीमा लगती थी। ठीक है, 11 जिले उत्तर प्रदेश के थे। कौन कौन से जिले थे, तो आगरा था, इटावा था, जालौन था, झांसी था, ललितपुर था। ठीक है, कौन कौन से थे, तो आगरा था, इटावा था, जालौन था, झांसी था, ललितपुर था, महोबा था, बांदा था, चित्रकूट था, इलाहाबाद था, मिर्जापुर था और सोनभद्र था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके साथ लगते थे। हरियाणा के साथ भी 6 जिले लगते थे। कौन कौन सा इधर लगता था, तो इधर आपको पता है कि मथुरा लगता था, फिर अलीगढ़ लगता था, यहाँ गौतम बुद्ध नगर लगता था। गाजियाबाद से सीमा नहीं लगती थी, तो इधर बागपत, श्रावस्ती और साथ में सहारनपुर। ठीक है, तो शामली था, श्रावस्ती नहीं, शामली, तो इससे सीमा लगती थी। साथ में उत्तराखंड से तो सहारनपुर, यहाँ पे हो गया मुजफ्फरनगर, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। इसी के साथ नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, क्यों इतना तेज देख रहे हैं, सारी चीज कवर कर चुके हैं ना भाई। अब बार बार रिवाइज करते समय इतना थोड़ा स्पीड तो इतनी तो होनी चाहिए आप लोगों को। जैसे ही एक दो जान जाते हैं तो मारते हैं फटाक से होता कंप्लीट, तो थोड़ा सा तो इसमें अब स्पीड बढ़ाइए। इधर बिहार में देखेंगे तो थोड़ी सी सीमा महाराजगंज से, फिर कुशीनगर से, देवरिया से, और फिर इधर बात करें तो बलिया से, जो कि सबसे पूर्वी जिला भी था। ठीक है, तो बलिया हो गया। फिर इधर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा तो गाजीपुर। ठीक है, और इधर आप लोगों को चंदौली और यहाँ पे सोनभद्र। ठीक है, तो ये जो है पूरे ज़िले इधर हम लोगों को देखने को मिल गए। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे हम लोगों को क्या चीज़ देखना है, क्या कवर करना है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला हम देखेंगे ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो देखिए सबसे पहला ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है, तो सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। 4 राज्य, 4 राज्य यहाँ पे आ जाते हैं। और 4 राज्य हैं कौन कौन से? तो देखिए 4 राज्यों में जो पहला है वो पहला राज्य कौन सा आ जाता है, तो पहला आ जाएगा बिहार। ठीक है, पहला कौन सा राज्य है, तो पहले राज्य है बिहार। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा झारखंड। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? चौथे नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये रहा बिहार, ये रहा बिहार, यहाँ पे झारखंड, यहाँ नीचे जो सीमा लग रही है वहाँ पे छत्तीसगढ़, और इधर साइड में कौन सा है, तो एमपी। ठीक है, तो 4 राज्य ऐसे हैं जिससे सोनभद्र की सीमा लगती है। यही एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। सबसे अधिक राज्यों से ये जो है सीमा क्या करता है, साझा करता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। तो अगला हमको क्या देखना है? अगला हमको यहाँ पे देखने को मिलता है सहारनपुर। सहारनपुर जो है किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो सहारनपुर जो है ये भी क्या करेगा, ये जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? पेनिया काहे नहीं चल रही? ऐसा क्या हो गया अभी? पेन तो चलनी चाहिए। पेन क्यों नहीं चल रही है? और तेरी चलने लगा। ठीक है, पेन नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। अभी तो चल रही है। चलिए ठीक है, अभी चल रही है पेन। और यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। देखिए सहारनपुर के साथ सीमा लगती है 3 राज्यों की। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन से आ जाते हैं?
तो 3 राज्यों में एक आता है उत्तराखंड, एक ऊपर से आता है कौन सा, तो ऊपर आएगा हिमाचल प्रदेश और इधर साइड में लगता है हरियाणा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं जो सहारनपुर से सीमा साझा करते हैं। एक आएगा यूके, एक आएगा एचपी हिमाचल प्रदेश और एक आएगा एसआर मतलब हरियाणा। 3 राज्यों से सीमा साझा करता है सहारनपुर। फिर 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाला एक जिला है आगरा। आगरा एक तो इधर से जो है, आप इधर आ जाओ भी, एक यहाँ पे राजस्थान और एक यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है आगरा। और बात करें अगर हम लोग गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर एक हरियाणा से सीमा साझा करता है और एक जो है यूटी है दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उससे सीमा साझा करता है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक है, ये इतनी एकदम बेसिक बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अब क्या देखना है, अब जो है क्लास हमारी जो यहाँ से एक एक चीज़ याद रखना जरूरी है, वो भी थे याद रखने योग्य बातें, बट उसमें ठीक है कुछ चीज़ें थी जो आसानी से भी आपकी हो सकती है। बट अब हमको ध्यान देना है जो एक एक चीज़, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे यहाँ से अब हमको क्या देखना है, सबसे पहला यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में आएगा, सबसे पहला जो आता है वो आएगा लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर पहले नंबर पे, ठीक है, लखीमपुर। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, पहले पे लखीमपुर और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा सोनभद्र। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे हरदोई, हरदोई तीसरे नंबर पे। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं जिनकी सीमा सबसे अधिक लगती है। अब अगर हम लोग बात करें इसी के साथ सर्वाधिक अगर देख रहे हैं तो न्यूनतम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो न्यूनतम में अगर हम लोग देखना चाहें तो न्यूनतम जो क्षेत्रफल साझा करने वाले जिले हैं उसमें सबसे पहला कौन सा आता है, तो उसमें सबसे पहला जो आएगा वो आ जाता है हापुड़। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है गाजियाबाद। इसी से टूट के बना है हापुड़। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा भदोही। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो लखीमपुर पहले नंबर पे, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, और न्यूनतम में कौन कौन आ जाएंगे, तो हापुड़, गाजियाबाद और भदोही। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हो गए जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले और सबसे कम क्षेत्रफल वाले। आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं तो आगे हमको क्या देखना है, आगे हम देखेंगे कि आखिर जो इसकी राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और अगर बात करें इस लखनऊ की, तो लखनऊ कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो लखनऊ जो है ये 5 जिले से सीमा साझा करता है। 5 ऐसे जिले हैं जिससे इसकी सीमा लगती है। इसको थोड़ा सा हम नीचे रखें, देखें बेटर चलता है क्या, सही अगर चलेगा तो अच्छा है। चलिए देखते हैं अगर इस पे सही चलता है, थोड़ा राइटिंग सही रहेगी, ऐसे राइटिंग इतनी सुंदर है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना है, देखना है इसमें हमको 5 जिले कौन कौन से हैं।
तो देखिए 5 जिले इसमें आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन से 5 जिले आएंगे, ठीक है। तो 5 जिले में अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट की तो और ख़राब हो जा रहा है वो। तो 5 जिले में आता है। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो वो आ जाएगा बाराबंकी। बाराबंकी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर रायबरेली। थोड़ा ई वाला पेन से सही नीचवा तो और गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, पहले नंबर पे आ गया बाराबंकी हमारा। दूसरे नंबर पे आ गया रायबरेली। तीसरे नंबर पे आ गया हरदोई। चौथे नंबर पे आ गया है उन्नाव। 5वें नंबर पे आ जाएगा सीतापुर। तो 5 ऐसे ज़िले हैं जो लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। कहाँ ये साझा कर रहे हैं, कहाँ हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लखनऊ। लखनऊ कहाँ चला गया भाई, हेरा जा रहा है लखनऊ हो। तो यहाँ पे ये रहा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ से सीमा साझा करने वाले सबसे पहला देखिए बाराबंकी, फिर आएगा रायबरेली, फिर आएगा यहाँ पे उन्नाव है, ठीक है, यहाँ पे हरदोई है और यहाँ पे है सीतापुर, ठीक है। तो ये 5 जिले हैं जो उत्तर लखनऊ से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला अगला हमको क्या ध्यान देना है, अब यहाँ पे देखना है एक जिले के बारे में थोड़ा सा विशेष बात याद रखेंगे, ललितपुर, ठीक है। ललितपुर के बारे में एक विशेष बात, ललितपुर जो है ये 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और केवल एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का है जो इससे सीमा साझा करता है, वो है झांसी। केवल झांसी से सीमा लगती है ललितपुर की, और नहीं तो एमपी ही इसके 3 तरफ से है। यानी कि 3 तरफ जो है कौन है, तो केवल एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा ललितपुर, ठीक है, यही है ललितपुर। यहाँ पे ये ललितपुर है, तो ललितपुर के तीनों तरफ क्या है, मध्य प्रदेश है, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश है। केवल यहाँ थोड़ी सी सीमा लगती है किसकी, झांसी की। तो ये ललितपुर के बारे में थोड़ा विशेष बात याद रखनी थी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़ा सा जो है हमको फोकस करना है। कॉन्सेप्ट है, अभी ये तो थोड़े से फैक्ट थे। कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ जाता है, तो कॉन्सेप्ट में हमको देखना है जैसे इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करना है, ठीक है। तो अब इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को कि अक्षांश देशांतर कहते किसको हैं, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं जो कभी मुलाकात नहीं किए हैं अक्षांश और देशांतर से, उनको हम थोड़ा सा मिलवा देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर से मुलाकात कराते हैं आपको। देखिए ये पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे अगर बात करें तो ये जितनी भी हम रेखा बना रहे हैं, जो भी लाइन अभी हम बना रहे हैं, ये सभी लाइनों को ये लिटा दिए हैं हम, और इसी लेटी हुई लाइन को ही क्या नाम देते हैं, इसी लेटी हुई लाइन को हम लोग नाम देते हैं लैटीट्यूड,
लाइन, ठीक है। इन्हीं को लैटिट्यूड लाइन भी कहा जाता है, ठीक है, लैटिट्यूड। और हिंदी में उनको नाम दिया जाता है अक्षांश। लेकिन जो रेखाएं खड़ी हैं, ठीक है, इस तरीके से जो खड़ी रेखा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक अलग नाम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लंबी रेखाएं हैं तो उनको हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूड। ए रेखा को नाम क्या दिया जाएगा भाई, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहेंगे, यानी कि इसको देशांतर कहा जाएगा, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है देशांतर। और जो रेखा ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग इसको नाम देते हैं लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, यानी कि इसको अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो अक्षांश और देशांतर ये कंप्लीट है। और यही अक्षांश और देशांतर क्या करते हैं, किसी भी विशेष स्थान की स्थिति को बताने का कार्य करते हैं। मतलब कौन सा स्थान कहाँ स्थित है ये चीज बताने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो भारत देश है वो कहाँ स्थित है, अगर हम भारत देश की अपने बात करें तो हमारा जो भारत देश है बेचारा वो स्थित कहाँ है, बेचारा इन द सेंस है कि बहुत शक्तिशाली देश है, ऐसी बात थोड़ी है कि और डरता है किसी से। तो भारत देश के बारे में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारा भारत देश। यहाँ इस तरीके से भारत देश को हम थोड़ा मान लेते हैं। सुंदर तो नहीं बन रहा, ऐसा बना देते हैं ना, सुंदर बनाना है। यहाँ ये रहा भारत देश, ठीक है। कौन सा है, ये है भारत देश हमारा। और इसी भारत देश में 28 राज्यों के बीच एक राज्य है यूपी, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको अब इसी यूपी का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखना है। चलिए देख लेते हैं इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हमको यूपी का देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम बनाएंगे यूपी का एक सुंदर सा मैप जो आप लोगों को भी सुंदर लगेगा। ये रहा यूपी का मैप है। ये यूपी का मैप है सर जी, जी बिल्कुल यूपी का मैप है। और इसमें आपको यूपी का मैप जो है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ है सोनभद्र है, और यहाँ बीच में आपको बांदा, ये चित्रकूट, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको शामली दिखा थोड़ा सा, और फिर यहाँ दिल्ली, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर होते हुए यहाँ आगे हम आ गए हैं। और यहाँ आगे आने के बाद यहाँ तीन तरफ से ललितपुर घिरा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, पूरे मैप को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या देखना है कि ऊपर की तरफ क्या रहेगा, अब अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखना है। तो हमने देखा था यहाँ ऊपर कौन था, इधर था सहारनपुर, आपको याद है सहारनपुर सबसे उत्तरीय जिला था, सबसे उत्तरी जिला, याद है ना। इधर नीचे कौन सा देखे थे हम लोग, इधर नीचे देखे थे हम लोग सोनभद्र, सोनभद्र आप लोग इसको भी याद रखे होंगे। सोनभद्र सबसे क्या था, दक्षिणी जिला। यहाँ पे सबसे पूर्वी कौन था, तो सबसे पूर्वी था बलिया, बलिया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पश्चिम में कौन था, शामली था, शामली, शामली था, ठीक है, शामली। अब क्या देखना है, अब हमको देखना है कि आखिर ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका विस्तार है किस अक्षांश के मध्य है। तो देखिए यहाँ पे सबसे निचला हिस्सा जो है, यहाँ एक लाइन अगर हम ऐसा खींचें और देखें कहाँ से कहाँ तक, तो इसका विस्तार अगर हम लोग देखना चाहें तो 25 डिग्री
ठीक है। 25 डिग्री, 23 डिग्री रहना चाहिए, 25 नहीं, 23 डिग्री। तेईस डिग्री और 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 31 डिग्री और 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। और साथ में यहाँ से यहाँ तक अगर इस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमको 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा 84 डिग्री और 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये पूरा इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी और यहाँ तक हमको क्या ये कवर हो गया है, प्यास लग गई है, 2.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास हो गया क्लास लेते लेते। इसमें तो आधा घंटा दिख रहा है ना, 1 घंटा जो नुकसान हुआ है। चलिए अभी देखते हैं, तो आगे अब हमको क्या देखना है, आगे हम देखते हैं इसमें ये इसका राजनीतिक विस्तार हो गया है, अब हमको देखना है इसका भौगोलिक विस्तार, यानी कि अब इसके भौतिक परिचय के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं यूपी का भौतिक परिचय, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का अब हम लोगों को क्या देखना है, भौतिक परिचय। अभी तक राजनीतिक देख रहे थे, अब हमको क्या कवर करना है, अब इसका हमको भौतिक परिचय कवर करना है। तो भौगोलिक परिचय या भौतिक परिचय, इसको फिजिकल फीचर कह सकते हैं, इसके बारे में अब हमको डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या आपको याद रखना है, पहली बात ये है कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। लीजिए गोंडवाना लैंड, पहली बात जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या मतलब इसका है, ये बात नहीं समझ आ रही है, आइए आपको हम एक एक बात समझा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी बात इसमें बाकी रह गई है। चलिए देखते हैं, सबसे पहली बात, दिक्कत कोई भी नहीं है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये रहा एक सर्कल, देख सकते हैं, और इसमें आपको दिखाई देगा कि क्या है, इस सर्कल में आपको मिलेगा कि जल जो है भरा हुआ है, ये पूरी तरह से जल इसमें भरा हुआ है। और ये जल जो भरा हुआ है, इस जल को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस पूरे के पूरे जल को हम लोग नाम जो दिए हैं उसको नाम दिए हैं एक महासागर का नाम। और वो महासागर है कौन सा, तो उस महासागर का हम लोग नाम दिए हैं पेंथालासा, ठीक है। एक ये बहुत बड़ा महासागर है, ठीक है, और इस महासागर को हम लोग नाम क्या दिए हैं, इसको नाम दिए हैं पेंथालासा, ठीक है। नाम क्या दिए हैं भाई, इसको नाम दिए हम लोग पेंथालासा। तो पेंथालासा एक बहुत बड़ा महासागर था, बहुत बड़ा महासागर था। आज से बहुत समय पहले की बात है कि एक पेंथालासा नाम का बहुत बड़ा महासागर था, और इसमें एक पेंजिया नाम का क्या था, तो पेंजिया नाम का एक महाद्वीप था, ठीक है। पेंथालासा महासागर हो गया और साथ में पेंजिया नाम का क्या हो गया कि एक इसी में द्वीप हो गया, महाद्वीप, ठीक है। वो भी बहुत बड़ा था साइज में।
तो पेंथालासा और पेंथालासा के साथ साथ यहाँ पे देखने को मिलता है कि पेंजिया भी था, जो कि काफ़ी आकार में बड़ा था। तो एक तो हो गया पेंथालासा, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमको देखने को मिलता है पेंजिया। एक पेंथालासा और दूसरे नंबर पे पेंजिया। तो ये क्या हो गए, ये महाद्वीप हो गए। ठीक है, तो एक तो था महासागर और दूसरा था महाद्वीप, तो दूसरा हो गया महाद्वीप। और इस तरीके से हमको यहाँ देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा महासागर था, साथ में एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। तो तैयार क्या हो गया यहाँ पे पूरी तरह से ये एक महासागर। ठीक है, बाहर वाला महासागर था और ये अंदर वाला क्या हो गया, महाद्वीप। और इसको नाम हम लोग क्या दे दिए, इसको हम लोग नाम दे दिए, इस महाद्वीप को पेंजिया। ठीक है, इसको भाई हम लोग नाम दे दिए पेंजिया। तो एक तो हो गया पेंथालासा जो कि महासागर है, और एक हो गया पेंजिया जिसको हम लोग नाम देते हैं महाद्वीप है। ठीक है, तो ये क्या है, ये महाद्वीप है, और वो क्या था, तो वो महासागर था। ठीक है, महाद्वीप और महासागर, इतनी सी बात अभी तक कंफर्म है। तो आगे अब हम लोगों को क्या देखना है, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो अब हमको देखना है कि साथ में कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ये महासागर जो था जिसको हम लोग नाम दिए थे पेंथालासा, और साथ में इसमें जो इस महासागर में एक महाद्वीप था जिसको नाम दिए थे हम लोग पेंजिया, ओ सेट। इसमें दूसरा नाम हम क्या दिए हैं, दूसरा नाम जो पेंजिया दिए हैं, ये क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ये टूट गया। ठीक है, कुछ दिनों बाद जो है ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। ये टूट जाएगा दो अलग अलग भागों में, और दो अलग अलग भागों में जब टूटेगा तो इसके ऊपरी भाग को क्या नाम दिया जाएगा, तो इसके ऊपरी भाग को हम लोग नाम देंगे अंगारा लैंड। ठीक है, ऊपरी भाग को नाम दिया जाएगा अंगारा लैंड, और इसके निचले भाग को नाम दिया जाएगा गोंडवाना लैंड। $300 मिलियन एगो ही विल बी ब्रेक, यानी कम से कम 300 मिलियन साल पहले जो है टूट गया था। कितने भागों में, दो भागों में। और दो भाग कौन कौन से, तो एक था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड, और बीच में यहाँ पे एक सागर बन गया। यहाँ एक बीच में सागर बन गया, जितने भी इधर के जल थे महासागर वाले, ठीक है, ये सब के सब यहाँ आके कुछ इकट्ठा हो गए। तो इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम देते हैं टेथिस सागर। ठीक है, उस सागर को नाम दिया जाता है टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर कहा जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे हमको देखने को मिला कि एक तो अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, और इसके बाद टेथिस सागर। तो इसी गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है हमारे भारत को, और जब भारत इसका भाग है तो उसी तरीके से यूपी में थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार की। तो इसी वजह से कहते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो ये बात बताने के लिए हमको आपको ये चीज़ बताना पड़ा, क्योंकि ये प्रायद्वीप भारत का थोड़ा सा क्षेत्र इसका लगता है। अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश है,
इस उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग भौगोलिक इसका विभाजन करें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 अलग अलग भागों में ये बटा हुआ है। इसको हम 3 अलग अलग भागों में बांट देते हैं और 3 अलग अलग भागों में जब हम इसको बांटते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि इसके ऊपरी भाग को अगर हम लोग देखें, इस ऊपरी भाग को हम लोग क्या नाम देंगे, तो ऊपरी भाग को हम लोग नाम देंगे भाबर तथा तराई का मैदान। ठीक है, तो ऊपरी भाग कौन सा हो जाएगा, ऊपरी भाग हो जाएगा इसका भाबर तथा तराई का मैदान। ठीक है, ऊपर वाला भाग भाबर तथा तराई का मैदान और जो नीचे वाला भाग है इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार किसको कहते हैं, समतल भूमि होती है। इधर ध्यान दो, तुम दीवार में हमेशा सट के बैठे रहते हो, तो इधर आगे ध्यान देना है। ठीक है, आगे हमको क्या देखने को मिलता है, आगे हमको देखने को मिलता है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से को हम लोग नाम क्या देते हैं, तो इस बीच वाले हिस्से को हम लोग नाम देते हैं गंगा तथा यमुना का मैदान। ठीक है, गंगा और यमुना का मैदान हो जाएगा बीच वाला हिस्सा, गंगा और यमुना का मैदान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो नाम इसका हम दे देते हैं सबका। इस ऊपर वाले भाग को क्या बोले हैं, भाबर और तराई, भाबर तथा तराई प्रदेश, इसको नाम दिया जाता है भाबर तथा, ओए लिखा जाओ भाई, उल्टे पेन चलवाओगे, भाबर तथा तराई, कैसे उल्टे लिखा जाएगा हो। चलिए छोड़िए, भाबर तथा तराई, ऊपर पे नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं गंगा का मैदान, गंगा या यमुना का भी कह सकते हैं, तो गंगा का मैदान है ये। ठीक है, और इस भाग को क्या नाम देते हैं, इसको प्रायद्वीप पठार कहते हैं। लाइट भी चली गई है, थोड़े से डार्क दिखेंगे, प्रायद्वीप पठार। ठीक है, तो अभी तक भाबर तथा तराई, फिर इसके बाद हम लोग गंगा का मैदान और प्रायद्वीप पठार। तो भाबर और तराई को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो थोड़ा सा चेहरा सही कर लेते हैं। एक मिनट, देखिए अंधेरा दिख रहा था इस पे। ठीक है, मतलब क्लियर दिखना चाहिए कौन सा जी पढ़ा रहे हैं, तो बाद में बात ऐसा हो जाए कि पता ना चले कि ये पढ़ाई चला गए। तो देखना है हमको आगे। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। सबसे पहले भाबर और तराई के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो भाबर और तराई के बारे में हमको देखना है। देखिए, जो भाबर है और तराई है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए, भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र किसको कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो भाबर क्षेत्र है ना, इसको हम देखते हैं तो ये शिवालिक, शिवालिक कहाँ से आ गया, शिवालिक जो आया है ये आया है हिमालय पर्वत का जो भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ एक पर्वत है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक पर्वत है और जिसको हम कहते हैं कि हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट है और नाम उसको दिया जाता है शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ शिवालिक है। और अगर बात की जाए तो शिवालिक के नॉर्थ में मिलता है भाबर। ठीक है, यहाँ उसके नॉर्थ में क्या मिलेगा, भाबर मिलेगा। और ये रहा भाबर का क्षेत्र,
और भावर के क्षेत्र में एक नई बात ये याद रखना है कि यहाँ बड़े बड़े कण हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इसमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हमको ये दिखने को मिलता है कि इसमें अगर हम देखें कुछ बेसिक बातें आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि सबसे पहला तो आपको पता चल गया कि शिवालिक के नॉर्थ में है, ठीक है, शिवालिक के उत्तर में है। और दूसरी बात, यहाँ पे कंकड़ पत्थर हैं जिनके आकार क्या हैं, आकार थोड़े बड़े हैं, ठीक है, तो इसके आकार हमको देखने को मिलेंगे कि आकार इसके बड़े हैं, ठीक है, पहली बात कि इसके आकार बड़े हैं। दूसरी बात क्या याद रखना है, तो दूसरी बात आपको यहाँ याद रखनी है कि इसमें WRC क्या होता है, WRC का मतलब होता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि पानी रोकने की जो क्षमता होती है वो पानी रोकने की क्षमता यहाँ पे क्या होगी कि बिल्कुल लो रहेगी, यानी कि बहुत ही कम। यहाँ पर पानी रुकता नहीं है, नीचे चला जाता है, ठीक है, जैसे गिट्टी पे आप जब पानी गिराते हैं बाल्टी वगैरह से तो पानी नीचे चला जाएगा, वो दिखेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात हो गई, तो अगली हम देखते हैं क्या इसमें याद रखना है कि यहाँ पर कण बड़े होने की वजह से क्या देखने को मिलता है कि नदी जो है गायब हो जाती हैं, यानी नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, नदी यहाँ पे विलुप्त हो जाएंगी, कभी दिखती हैं तो कभी गायब होती हैं, ठीक है। आगे क्या याद रखना है, तो आगे याद रखना है कि इसी वजह से यहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है, तो कृषि यहाँ पर नहीं होती है। इतनी सी बात भावर के बारे में यहाँ पर याद रखना था, ठीक है, तो भावर के बारे में ये चीजें यहाँ याद रखना है आपको। आगे आ जाते हैं तो तराई देख लेते हैं, इसके बाद क्लास अभी हम लोग यहाँ छोड़ देंगे और आप लोगों को आगे फिर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले अभी तराई देखना है, अभी नहीं जाना है। तो तराई, ठीक है, भावर हो गया, अब तराई देख लेते हैं। और तराई में हमको क्या क्या चीजें ध्यान देना है, देखिए तराई में सबसे पहली बात यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो तराई का क्षेत्र है ये भी भावर के नॉर्थ में मिलेगा, क्योंकि शिवालिक के नॉर्थ में मिला है भावर, तो भावर के नॉर्थ में कौन मिलेगा, भावर के नॉर्थ में मिल जाएगा यहाँ पर शिवालिक, ठीक है, हाँ तराई, ठीक है। तो तराई के बारे में अब हमको देखना है। देखिए तराई के कण क्या होते हैं, ये थोड़े से छोटे रहते हैं, उसकी तुलना में इसके कण क्या होंगे, थोड़े छोटे रहेंगे, ठीक है, इसके कण छोटे रहते हैं। जैसे भावर के कण क्या थे, बड़े बड़े थे, और इसके कण क्या हैं, इसके कण छोटे छोटे हैं। वहाँ पे क्या होता था, तो पानी रोकने की क्षमता क्या होती थी, बिल्कुल कम थी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, पानी रोकने की क्षमता अधिक। तो सबसे पहली क्या चीज याद रखना है कि इसके छोटे कण रहेंगे, ठीक है, इसके कण कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे। दूसरी बात क्या याद रखना है, WRC जो रहेगा, WRC मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो क्या रहेगी, इसमें हाई रहेगी, पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा। और जब पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा है तो यहाँ पे नदियाँ क्या होंगी, नदियाँ दिखाई देंगी, गायब नहीं होंगी, तो नदियाँ यहाँ पे दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। और अगली बात, जब नदियाँ दिखाई देंगी तो यहाँ पे खेती भी की जा सकती है, तो यहाँ पे गन्ना की खेती कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और साथ में धान यानी कि जो है राइस की खेती भी यहाँ पे की जाती है। तो गन्ना और धान साथ में, यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा दलदली ये क्षेत्र रहता है, ये दलदली क्षेत्र होने की वजह से, ठीक है, दलदली क्षेत्र है, तो दलदली क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे मलेरिया जैसी बीमारी भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इतनी सी बात तराई में याद रखना है, ठीक है। देखिए ए था, ए पूरी तरह से क्या था, तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि ये भावर था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये तराई है। यहाँ पे कण क्या है, बड़े बड़े हैं, और यहाँ कण बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे कण क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे कण हैं। तो जब यहाँ पे छोटे छोटे कण हैं तो जो भी नदी क्या करेगी कि अगर यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है, नदी यहाँ से चली, यहाँ रुक जाती है, दिखाई नहीं देती है, मतलब नीचे से बहती है,
और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ दिखाना शुरू हो जाती है, यानी यहाँ दिखने लगती है। तो यही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल था। आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। लाइट भी थोड़ी कट चुकी है तो गर्मी बेहिसाब हो रही है, तो इसमें हम लोग बाकी अगली क्लास बाद में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग पढ़ाई करते चलिएगा।